नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 8 बजे की 8 बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि 8 बज चुके हैं। 8 बजे 8 कौन सी बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले आइए हम आपको वो उन पर एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि दरअसल हम इस प्रोग्राम में उन 8 बड़ी खबरों की बात करते हैं जिनके बारे में आपके लिए रूबरू होना बेहद जरूरी होता है। तो आज की पहली बड़ी खबर मुंबई से जुड़ी हुई है, जहां देश के प्रधानमंत्री आज मुंबई मेट्रो सहित 38,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और वहीं आज की दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से है, जहां पंजाब के पठानकोट में राहुल गांधी रैली के बाद भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव की ओर यानी जम्मू कश्मीर के लिए निकल जाएगी। दिन की तीसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष नदिया जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और चौथी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जालंधर के सांसद संतोख सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे। और आज की पांचवी बड़ी खबर जो है वो हिमाचल से है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर में श्रेष्ठ केंद्रों को लैपटॉप देंगे। और इसके अलावा छठी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो वो है पश्चिम बंगाल से, जहां पर फिल्म अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि टीएमसी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। दिन की 7वीं बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर ज्ञानवापी मामले पर दिए गए बयान को लेकर अखिलेश और ओवैसी के बयान पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर आज सुनवाई होगी। और वहीं 8वीं और आखिरी बड़ी खबर माइक्रोसॉफ्ट से है, जहां 10,000 कर्मचारियों की छटनी की तैयारी में फिलहाल कंपनी नजर आ रही है। तो 8 बजे 8 ये बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए अब विस्तार से इन खबरों पर बात करेंगे, एक एक करके तमाम खबरें जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। आपको बता दें कि मुंबई के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, 38,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो मुंबई को पीएम मोदी जो है वो मेट्रो की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी मुंबई मेट्रो का उद्घाटन करेंगे और शाम 6:30 बजे पीएम मुंबई मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। 12,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है ये, और 20 जनवरी से आम लोगों के लिए मेट्रो की सेवा जो है वो शुरू हो जाएगी। तो पीएम मोदी आज मुंबई मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। अहम खबर आपको बता दें कि शाम 6:30 बजे पीएम मोदी जो है वो मुंबई मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। तो मुंबई वासियों को आज ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 12,000 करोड़ की लागत से बनकर के ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हुआ है। 20 जनवरी से आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा की एंट्री जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी कल से जो मुंबई वासी हैं वो इसका आनंद उठा सकेंगे, इसमें सफर कर सकेंगे। तो मुंबई मेट्रो की सौगात आज मिलने जा रही है मुंबई वासियों को। 38,000 करोड़ की परियोजना का ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो चुका है। तो मुंबई को आज पीएम मोदी जो है वो मेट्रो की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी मुंबई मेट्रो का आज उद्घाटन कर देंगे। तो मुंबई वासियों के लिए राहत भरी खबर है, कल से वो इसके सफर का आनंद ले सकते हैं। लेकिन ये सफर कैसे उनके लिए आसान रहेगा, कैसे मुमकिन रहेगा, कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको समझा देते हैं। तो मेट्रो लाइन की लागत जो है वो 12,000 करोड़ रुपए है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2015 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और आज ये उद्घाटन करके सौगात देने वाले हैं। 18.6 किलोमीटर लंबी येलो लाइन जो है वो डाली गई है इसके लिए। इसके अलावा येलो लाइन और दहेसर ईडीएनए नगर के बीच जो है वो डाली गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 16.5 किलोमीटर लंबी जो है वो रेड लाइन यहां पर बिछाई गई है। और इसके अलावा रेड लाइन जो है वो अंधेरी ई दहीसर ई के बीच जो है वो कनेक्टिविटी को रखेगी एक दूसरे से। रोजाना 25,000 पैसेंजर्स जो है वो इसमें सफर कर सकेंगे। 25,000 पैसेंजर्स के लिए सहूलियत होगी। 20 जनवरी से यानी कि कल से पब्लिक के लिए इस मेट्रो को शुरू कर दिया जाएगा। तो बता दें कि मेट्रो लाइन की लागत 12,000 करोड़ रुपए आई है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2015 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास कर दिया था। तो पीएम मोदी मुंबई में 7 सीवेज उप संचार संयंत्रों, एक सड़क परियोजना और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 12,000 करोड़ की लागत से बने 2 मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। मुंबई मेट्रो 2A का रूट जो है वो कितना लंबा रहेगा वो सब आपको हमने समझाया यहाँ पर। तो 2015 में इसका शिलान्यास हुआ था और आज वो दिन जब इसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो मुंबई को मेट्रो की सौगात आज मिलने जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का आज अंतिम दिन है। पंजाब से अब ये यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। बता दें आपको कि माधोपुर के रास्ते जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी यात्रा। और पंजाब में यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी की जनसभा भी है। पहली बार पठानकोट में राहुल गांधी की जनसभा होगी। दोपहर 12 बजे लोगों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो भारत जोड़ो यात्रा आज शाम पंजाब से जम्मू कश्मीर के लखनपुर में प्रवेश करेगी। शाम 5:45 से और 6:15 के बीच महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा के पास ध्वजारोहण समारोह होगा।
रात में रुकने के बाद राहुल गांधी 20 जनवरी को यानी कि कल सुबह 7 बजे कठुआ के हटली मोड़ से यात्रा की अगुवाई करेंगे और चढ़वाल में रात को यात्रा रुकेगी। 21 जनवरी को रुकने के बाद 22 जनवरी को हीरानगर से डुग्गर हवेली नानक चक्का और 21 किलोमीटर यात्रा होगी और विजयपुर से सतवारी तक 23 जनवरी को यात्रा पहुंचेगी और रात्रि सिदरा जम्मू में होगी रुकेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू में सतवारी चौक पर एक रैली की भी योजना कांग्रेस पार्टी की है, तो यहाँ पर एक बाकायदा रैली का आयोजन जो है वो भी किया गया है। लेकिन अभी ये यात्रा जम्मू में एंट्री नहीं की है, लेकिन इस यात्रा को लेकर के अभी से सियासत जो है वो शुरू हो गई है। तिरंगे को लेकर के कई बयानबाजी हो रही है, कई बयानवीरों का बयान जो है वो आ रहा है। कोई ये कह रहा है कि लाल चौक पर जो तिरंगा है वो नहीं फहराएगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है लाल चौक पर तिरंगे को फहराने का जो एजेंडा है वो आरएसएस का है, लिहाजा हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, हम बल्कि अपने ही जो कांग्रेस का मुख्यालय है उस पर तिरंगा फहराएंगे। इसको लेकर के भी जमकर सियासत हो रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे राहुल गांधी का संबोधन होना है। पंजाब की यात्रा का आज अंतिम दिन है और राहुल गांधी की इस दौरान जनसभा भी है। पंजाब के बाद अब ये यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाएगी। तो आज दोपहर 12 बजे लोगों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। जब संबोधित करेंगे तो देखना होगा कि कैसे उनके निशाने पर फिर से केंद्र सरकार आती है, कैसे मोदी सरकार आती है, कैसे बीजेपी आती है, क्योंकि जब भी वो जनसभा को संबोधित करते हैं तो उनकी हर संबोधन में निशाने पर उनकी केंद्र सरकार रहती है और बीजेपी रहती है। तो पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का आज अंतिम दिन है। इसके बाद पठानकोट में राहुल गांधी की जनसभा होगी और जनसभा को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त है संबोधन का राहुल गांधी के। और बता दें आपको कि पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर में ये यात्रा जो है वो प्रवेश कर जाएगी। तो जम्मू कश्मीर में आज ये यात्रा प्रवेश कर जाएगी। 21 जनवरी को रुकने के बाद 22 जनवरी से यात्रा जो है वो फिर से शुरू होगी जम्मू कश्मीर में। और यात्रा का आपको बता देंगे 3000 मशाल के साथ स्वागत जो है वो किया गया। जम्मू कश्मीर के लखनपुर में भव्य स्वागत की तैयारी राहुल गांधी की हो रही है कि राहुल गांधी की जब ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी जम्मू कश्मीर तो वहां पर भव्य स्वागत राहुल गांधी की इस यात्रा का किया जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं एक और अहम खबर का। आपको बता दें कि पहलवानों के आरोपों पर अब खेल मंत्रालय जो है वो सख्त नजर आ रहा है। कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय ने नोटिस दिया है। 72 घंटे में कुश्ती संघ से जवाब तलब किया गया है, जवाब मांगा गया है और जवाब न देने पर कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दे दिए हैं खेल मंत्रालय की तरफ से कि अगर जवाब नहीं दिया तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो जंतर मंतर पर पहलवानों का WFI के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था कल। हमने सबने देखा कि कैसे तमाम पहलवान जो थे वो बैठे हुए थे जंतर मंतर पर। WFI के मुखिया जो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर कई गंभीर आरोप जो है वो ये पहलवान लगा रहे हैं और इन्हीं के आरोपों को देखते हुए अब आपको बता दें कि दरअसल जो खेल मंत्रालय है वो सख्त नजर आ रहा है। कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय की तरफ से बाकायदा नोटिस दिया गया है और नोटिस देने के बाद 72 घंटे का वक्त दिया गया है कि 72 घंटे में कुश्ती संघ को जवाब देना होगा। तो कुश्ती संघ ने मंत्रालय को नोटिस दे दिया खेल मंत्रालय को और अब 72 घंटे का समय सीमा जो है वो तय की गई है और जवाब अगर नहीं देता है कुश्ती संघ तो फिर जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये भी संकेत दे दिए हैं खेल मंत्रालय की तरफ से। तो जंतर मंतर पर कल तमाम पहलवान एकजुट हुए थे और उसके बाद उनके तमाम जो आरोप थे वो बहुत गंभीर थे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में ओलंपिक पहलवानों का धरना जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि जैसे कि पहले भी खबर में आपको हमने बताया लखनऊ के साइंस सेंटर पर चल रहा है नेशनल कैंप जो था वो उसको रद्द कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों के समर्थन में कैंप रद्द किया गया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप जो है वो लग रहे हैं, लिहाजा साइंस सेंटर पर जो नेशनल कैंप चल रहा था उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, क्योंकि लगातार खिलाड़ी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इन्हीं के समर्थन में इस कैंप को रद्द करने का फैसला लिया गया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप है। तमाम कल महिला खिलाड़ी जो थी वो वहां पर बैठी थी और वो जिस तरीके से बात कर रही थी कि उन पर क्या बीती, अपनी आप बीती वो सुना रही थी। उसके बाद खेल मंत्रालय सख्त एक्शन में नजर आ रहा है और फिलहाल आपको बता दें कि अब इन खिलाड़ियों को कैंप रद्द करके उसका भी समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ी, कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप जो है वो लगा है और अब खेल मंत्रालय ने 72 घंटे के लिए नोटिस जो है वो जारी किया है और 72 घंटे में अब कुश्ती संघ को जवाब देना होगा और अगर कोई भी जवाब नहीं आता है 72 घंटे के अंदर तो फिर खेल मंत्रालय ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कैंप जो था वो चल रहा था लखनऊ में, लेकिन जिस तरीके से कल तमाम खिलाड़ी आए दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, बैठे वहां पर, तो दिल्ली में ओलंपिक पहलवानों का धरना लगातार जारी है और इन्हीं के धरने के समर्थन में लखनऊ के साइंस सेंटर में चल रहा नेशनल कैंप रद्द कर दिया गया है।
चलिए बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की। बता दें कि जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल का दौरा है और मायापुर में इस्कॉन मंदिर में पूजा करेंगे इस दौरे के दौरान जेपी नड्डा। और साथ ही साथ नदिया जिले के बेथुदाहरी में जेपी नड्डा की जनसभा है और जनसभा के बाद पार्टी नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। तो मायापुर में इस्कॉन मंदिर में पूजा करने का कार्यक्रम है जेपी नड्डा का और इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। तो 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर है जेपी नड्डा। तो 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा और इस दौरान वो इस्कॉन मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। और इसके अलावा जेपी नड्डा की जनसभा भी है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। तो बंगाल में नड्डा का कार्यक्रम है। आइए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, उस तक आप तक अहम खबर जो है पहुंचा देते हैं। दोपहर में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो बंगाल में नड्डा का क्या कार्यक्रम शेड्यूल है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। इसके अलावा आपको बता दें कि बेशुधारी में जूनियर ईस्ट बंगाल मैदान में जनसभा का कार्यक्रम है और बीजेपी के कई संगठनों के नेताओं से भी इस दौरान अपने इस दौरे के दौरान मुलाकात कर सकते हैं जेपी नड्डा। ऐसी भी खबरें हैं। आगामी महीनों में ग्राम पंचायत के चुनाव जो है वो दरअसल होने हैं और उन्हीं चुनाव पर चर्चा करने के लिए जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर के भी रणनीति जो है वो इस दौरे के दौरान बनाई जाएगी। तो दोपहर में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और इसके अलावा फिर बेतुधारी में जूनियर ईस्ट बंगाल मैदान में वो जनसभा करेंगे और फिर इसके बाद बीजेपी के कई संगठन ऐसे हैं जो वहां पर एक्टिव हैं, तो उन्हीं तमाम संगठनों के जो भी नेता हैं उनसे मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है जेपी नड्डा का कि इनसे भी मुलाकात होगी। आगामी महीनों में दरअसल ग्राम पंचायत के चुनाव है, उन पर चर्चा होगी कि कैसे पूरे चुनाव की जो रणनीति है वो बनानी है। साथ ही साथ अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। तो बंगाल में नड्डा का कार्यक्रम शेड्यूल क्या क्या कुछ खास होगा इस दौरे के दौरान वो इन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हमने कोशिश की यहाँ पर। तो जेपी नड्डा का दौरा है 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल में और इसके बाद यहाँ पर कई कार्यक्रमों को जो है वो संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे, कई लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। और इधर पंजाब के दौरे पर है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बता दें आपको कि पंजाब के 1 दिवसीय दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो रहेंगे क्योंकि जालंधर के सांसद संतोख सिंह के परिजनों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, उनसे मिलेंगे, शोक संवेदना प्रकट करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर जाएंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पंजाब के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे जहां वो जालंधर के सांसद संतोख सिंह चौधरी के परिवार के सदस्यों से मिलेंगे और अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे। आपको बता दें कि खड़गे पठानकोट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा खड़गे राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के नेता सीमावर्ती शहर पठानकोट में रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाएगी। तो पंजाब दौरे पर है मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दें कि पंजाब के दौरे पर जब वो रहेंगे तो आज जालंधर के सांसद संतोख सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे क्योंकि संतोख सिंह का राहुल गांधी के साथ चलते चलते अचानक से उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, उसके बाद निधन हो गया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही वो बेहोश होकर के गिर गए थे, उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तो आज उन्हीं के परिवार से मिलेंगे, शोक संवेदनाएं प्रकट करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो आज दौरों का दिन है। हिमाचल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहने वाले हैं। हमीरपुर में श्रेष्ठ केंद्रों को लैपटॉप देंगे अनुराग ठाकुर। बता दें आपको कि श्रेष्ठ केंद्रों पर पढ़ रहे बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे। और चलिए कुछ ग्राफिक्स भी हमने तैयार किए, उनके जरिए पूरी खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। तो आपको बता दें कि हमीरपुर में श्रेष्ठ जो केंद्र है उन पर लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम है। अनुराग ठाकुर के हाथों से ये लैपटॉप दिए जाएंगे और जो इस केंद्र में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्कूल बैग भी दिया जाएगा। तो हिमाचल के दौरे पर है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। और चलिए अब ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जो केंद्र है ये है क्या। कुछ हमने ग्राफिक्स तैयार किए, उनके जरिए आपको बता दें कि आखिर क्या है श्रेष्ठ केंद्र। दरअसल आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर जो है उनके नेतृत्व में श्रेष्ठ केंद्र जो है वो बनाए गए हैं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में संचालित है। ये 140 श्रेष्ठ केंद्र 2500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पढ़ाई लिखाई की सभी आवश्यक सुविधाएं जो है वो इसमें निःशुल्क दी जाती हैं। पढ़ाई लिखाई की जो भी व्यवस्था है बच्चों के लिए वो निःशुल्क सुविधाएं हैं तमाम। और बच्चों के समग्र विकास के लिए रोजाना प्रोटीन शेक जो है वो यहाँ पर दिया जाता है।
जाता है। विधानसभा चुनाव के नतीजे जब घोषित हुए थे उसके बाद पहली दफा हिमाचल आ रहे हैं अनुराग ठाकुर। बता दें आपको कि दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहली बार हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। प्रयास संस्था के द्वारा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत तक ये केंद्र स्थापित किए गए हैं और कार्यक्रम के दौरान 140 लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। और अब बात करें कि मिथुन चक्रवर्ती के बड़े बयान की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को लेकर मिथुन का बड़ा दावा सामने आया है। टीएमसी के 21 से ज्यादा नेता जो है वो मेरे संपर्क में है, ये कहना है मिथुन चक्रवर्ती का। सही समय आने पर और खुलासा करूंगा और हम हार से नहीं डरते, ये भी साफ साफ किया मिथुन ने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनाव बिना किसी हिंसा के स्वतंत्र रूप से हो। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा के फायर ब्रांड नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं अब भी कह रहा हूं कि टीएमसी के 21 से ज्यादा नेता मेरे संपर्क में है। मैं सबूत के बिना बात नहीं करता और सही समय आने पर और भी खुलासा करूंगा। आगे मिथुन ने कहा कि हम हार से नहीं डरते, लेकिन चाहते हैं कि चुनाव बिना किसी हिंसा के स्वतंत्र रूप से हो। 3 सीटों से हम 77 सीटों पर पहुंचे हैं। हम जीत नहीं पाए लेकिन हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नहीं कहूंगा कि ये ऊपर के नेता 3-4 के करप्शन नहीं है, पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। वो जड़ में करप्शन लग चुकी है। तो इसके लिए चाहिए एक उछाल, एक आंदोलन, जन आंदोलन, गण आंदोलन चाहिए। एक थोड़ा किसी की मदद से नहीं होने वाला, क्योंकि जिसके साथ पुलिस है हम क्या लड़ेंगे उनके साथ, है ना। तो हमको सबको सोचना चाहिए, हमको बैठना चाहिए, बैठ के ये तय करना चाहिए आप अपने जगह लड़ो, हम अपनी जगह लड़ेंगे, लेकिन संतरास मुक्त अगर इलेक्शन चाहिए उस जगह में सब इकट्ठे हो जाओ। और चलिए बात कर लेते हैं ज्ञान वापी प्रकरण की। आपको बता दें कि दरअसल इसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अखिलेश ओवैसी के खिलाफ मामले की सुनवाई होनी है। दरअसल अखिलेश ओवैसी के बयान पर मुकदमा दर्ज करने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। विपक्ष की तरफ से दाखिल वकालतनामा पर फैसला जो है वो आना है। तो ज्ञान वापी में शिवलिंग मिलने पर बयान जो था वो दिया था असदुद्दीन ओवैसी ने और अखिलेश यादव ने। उसी बयान को हेट स्पीच के आधार पर इस पर सुनवाई करने के लिए, इन पर मुकदमा चलाने के लिए बाकायदा मांग जो है वो की जा रही है और आज इसी को लेकर के सुनवाई अहम होनी है यहां पर। तो देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव को राहत मिलती है या फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलता है। हेट स्पीच का ये पूरा मामला है कि उन्होंने विवादित बयान दिया था। और चलिए बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट पर मंदी की मार जो है वो साफ देखी जा रही है, क्योंकि कर्मचारियों की छटनी की तैयारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कर ली है। 10,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर गाज गिर सकती है। तो लगातार नुकसान हो रहा है कंपनी को। तो लगातार नुकसान के बीच कंपनी का यह फैसला सामने आया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अब तक की सबसे बड़ी छटनी की तैयारी कर रही है। कंपनी का यह कहना है कि वो जल्द ही 10,000 कर्मचारियों को निकालने जा रही है। तो लगातार क्योंकि नुकसान हो रहा है, इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि लगातार हो रहे नुकसान के बीच कंपनी ये बड़ा फैसला कर रही है। अब माइक्रोसॉफ्ट तो छटनी करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरी बड़ी कंपनियों ने तो पिछले महीने ही कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। तो कर्मचारियों की छटनी की तैयारी में कंपनी फिलहाल नजर आ रही है और इसके पीछे वजह जो बताई जा रही है वो ये कि हमें नुकसान हो रहा है, कंपनी घाटे में चल रही है। लिहाजा लगातार नुकसान के बीच कंपनी ने यह फैसला लिया है कि 10,000 कर्मचारियों की कंपनी छटनी करेगी। तो मंदी की चपेट में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो नजर आ रही है और कर्मचारियों की छटनी की तैयारी में अब कंपनी दिख रही है। तो 8 बजे की 8 बड़ी खबरें आप तक हमने पहुंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं एक और अहम खबर का। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम का आयोजन जारी है और इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नागरिक समाज, मीडिया और शिक्षाविदों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में BLS इंटरनेशनल के अध्यक्ष और संयुक्त प्रबंध निदेशक शिखर अग्रवाल भी शामिल है। दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियों को मंच पर रखना इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा भारतीय कॉर्पोरेट भी हिस्सा ले रहे हैं।
perching on being the fifth largest economy in the world. This spectacular feat has been achieved as a result of offshore manufacturing investment, the energy shift, and the nation's advanced digital infrastructure, extrapolating many leading economists to predict India to be the world's third largest economy, surpassing Japan and Germany by the year 2028. This has seen an तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।